हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा चैप्टर था और इस चैप्टर के अंडर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे और जो टॉपिक कवर करना था वो था हमारा न्यूक्लियस, जिसे हम देखने वाले थे और इसके आगे हमें सेल ऑर्गेनेली पढ़ना है। तो न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सेल होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लांट सेल में जब हमने स्पेशली प्लांट सेल की बात की थी तो हमने ये भी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपार्ट, उसके बिना एक और आउटर कवरिंग होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और वो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा की हमने बात की थी। इसके बाद न्यूक्लियस की जब हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस जो होता है हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। सेल को किस तरह से परफॉर्म करना है या कोई भी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो किसी भी सेल में, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसको वो किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या क्या बेसिक फंक्शंस हैं, उसे कैसे ऑपरेट करना है, ये डिसाइड करता है हमारा न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है एक सेल का। क्यों होता है इंपॉर्टेंट यूनिट? क्योंकि ये न्यूक्लियस ही एक यूनिट होता है जो डिसाइड करता है फंक्शनिंग, एक सेल का फंक्शनिंग। तो इस न्यूक्लियस के पहले हम कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। ये फंक्शनल यूनिट होता है और इसके जो पार्ट्स होते हैं जो ये न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है। ये न्यूक्लियस क्या, पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो दूसरा वो कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस का वो होता है क्रोमोसोम। बात हम अभी न्यूक्लियस की कर रहे हैं और क्रोमोसोम न्यूक्लियस का पार्ट है। क्रोमोसोम में न्यूक्लियस होता है, ये क्या किसका बना होता है? क्रोमैटिन थ्रेड का, क्रोमैटिन थ्रेड का बना होता है। होता क्या है, जब भी कोई सेल, आइदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल, व्हेन इट इज टू डिवाइड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल, ये क्रोमोसोम जो होता है वो विजिबल होता है। जब कोई सेल डिवाइड हो रहा होता है, जिस वक्त ये फंक्शन हो रहा होता है डिवीजन का, एक सेल डिवीजन का, उस वक्त ये क्रोमोसोम विजिबल होता है। अदरवाइज ये क्रोमैटिन थ्रेड की तरह, एक बंडल ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड की तरह ये न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। और होता क्या है कि जब भी डिवीजन होता है तो क्रोमैटिन एक लेयर, एक एंगल में अलाइन हो जाता है, इक्वेटोरियल ऐसे। ये सारे थ्रेड्स हैं जो पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और वो पूरा का पूरा ऑर्डर क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पास एक और मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए। ये बहुत ही कॉमन नेम है जो अक्सर हमने सुना है, और कभी न्यूज़ में, कभी मूवीज़ में, कभी सीरियल में। ये डीएनए होता क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट है। क्रोमोसोम डीएनए और क्रोमैटिन थ्रेड से मिलकर बना होता है और ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। जैसे अक्सर देखा जाता है ना कि अगर बच्चा शॉर्ट है, उसकी हाइट शॉर्ट है, तो अक्सर एज्यूम किया जाता है कि इसके मम्मी पापा भी शॉर्ट रहे होंगे, और मम्मी पापा अगर टॉल है तो हो सकता है कि उसके दादा दादी में कोई शॉर्ट रहा होगा, या कोई भी उसके एंसेस्टर जो एक फिगर आ रहा है एंसेस्टर का, वो शॉर्ट रहा होगा। तो ये क्या है, एक पिक्चर क्रिएट करता है कि हमारा जो एक थ्रेड है एंसेस्टर पीरियड से, वो थ्रेड कहाँ से कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। तो वो कैरेक्टर कैरी कौन करता है? डीएनए करता है। ये इनहेरिटरी पार्ट होता है, इनहेरिटरी मटेरियल होता है। जो करेक्टर को
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करता है। और जो यूनिट होता है, डीएनए का अपना एक यूनिट होता है जिसे हम जीन कहते हैं। डीएनए का अपना एक यूनिट होता है जिसे हम जीन कहते हैं। ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को डिफाइन करने में, कि अगर एक पेरेंट टॉल है और एक पेरेंट शॉर्ट है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का, वो उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये जीन डिसाइड करता है। और ये जीन डिसाइड कैसे करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि न्यूक्लियस एक फंक्शनल यूनिट है। जब भी कोई सेलुलर रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन हो या सेलुलर डिवीजन हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल होता है या जो फंक्शन होता है सेल का, वो न्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि सारा फंक्शन न्यूक्लियस को करना होता है। तो ये बात हो गई न्यूक्लियस की, जो सेल का फंक्शनल यूनिट होता है। दूसरी चीज़ ये कि सारे न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। सारे न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन इट इज़ विदाउट मेम्ब्रेन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपली प्रो मीन्स प्राइमरी। ये एक इनिशियल स्टेज, जब भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे ऑर्गेनाइज होने लगते हैं या जब अर्थ पे अपीयर होना स्टार्ट करते हैं, तो जो इनिशियल स्टेज होता है उनके अपीयर होने का, वो होता है प्रो। तो जो भी ऑर्गेनिज्म आइदर इट इज़ फ्लोरा और फौना, जब भी वो अपीयर हुए होंगे तो जो इनिशियल स्टेज रहा होगा उस ऑर्गेनिज्म का इन द बैक्टीरियल फॉर्म और यूनिसेलुलर फॉर्म, उसे हम प्रो कह रहे हैं। तो सिंपली वो वर्ड से कंक्लूडेड है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म, and second thing it is defining about the nucleus. Karyo means nucleus. कैरियो वर्ड जहाँ भी आता है वो न्यूक्लियस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी न्यूक्लियस को कंसिस्ट करता होगा, तो प्राइमरी न्यूक्लियस जो भी आया होगा वो प्रोटेक्शन के साथ तो आया नहीं होगा, वो तो अलग अलग जब जनरेशन टू जनरेशन होता है, अलग अलग इवोल्यूशन होता है, तो प्रोटेक्टिव लेयर आते जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर आते जाते हैं। तो प्राइमरी जो ऑर्गेनिज्म था उनके पास जो न्यूक्लियस होता था, उनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होता था। तो जो न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ऐसे न्यूक्लियस होते थे जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता था, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड जस्ट अपोजिट ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक। क्यों ये यूकैरियोटिक? बिकॉज यू मीन्स ट्रू, ये यू का मतलब ट्रू होता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास ट्रू न्यूक्लियस है, प्रॉपर एक परफेक्ट न्यूक्लियस है प्रॉपर मेम्ब्रेन के साथ, वो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कुछ और भी डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है एंड विच शुड बी रिमेंबर्ड टू ईच एंड एवरी बाय हार्ट इज दैट इट इज़ हैविंग membrane bound organelle or membrane bound nucleus, other it is not having membrane bound nucleus। तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। इसके बाद कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं प्रोकैरियोट में और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यूकैरियोट में। कुछ ऑर्गेनेलीज तो होते ही नहीं हैं प्रोकैरियोट में और वो सिर्फ यूकैरियोट में पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आप हायर क्लास से पढ़ोगे, बट जो आपका इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस था वो ये था जो आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा हम सेल ऑर्गेनेली की बात करते हैं। पिछली क्लास में जितना भी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, न्यूक्लियस, ये सब के बारे में जितना भी पढ़ा, ये सब फंक्शनल यूनिट थे हमारे सेल के, जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे थे, सेल को प्रोटेक्शन दे रहे थे, उनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं कि सेल में क्या क्या ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल परफॉर्म करता है फंक्शन। एक रफ डायग्राम लेते हैं एक सेल का।
तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। सेल वॉल को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सेल वॉल एक्सेप्शनल होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, इसलिए सेल वॉल को ड्रॉ नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ये साइटोप्लाज्मा हुआ, ये प्लाज्मा है और साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा, एंड दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोलस रहा होगा, क्रोमोसोम रहा होगा, डीएनए रहा होगा, ऐसे करके। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो साइटोप्लाज्मा में स्विम कर रहे होते हैं, ऐसे तैर रहे होते हैं, बस उन्हें अपना फंक्शन करना होता है, बाकी कुछ नहीं, साइटोप्लाज्मा में ही वो पड़े रहते हैं। तो वो फंक्शन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? ये हमारा जैसे सेल है और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इसी से अटैच रहता है ऐसे करके, ये ऐसे करके ये शेप जो है पैरेलली अरेंज रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा ऐसे पैरेलली अरेंज रहता है ऐसे करके। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइज करना, को जो छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं उन्हें सिंथेसाइज करना। अब वो मिनरल होंगे क्या? दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER एंड रफ ER। स्मूथ ER और रफ ER में डिफरेंस क्या होता है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके पास राइबोसोम नहीं होता है, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स हो, जिनके ऊपर ये छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बात हमेशा इस डिफरेंस को अपने दिमाग में रखना कि जो सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिखे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जहाँ पे छोटे डॉट्स आ जाएँ राइबोसोम, ये राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, तो इनको कहेंगे राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स होते हैं। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बहुत ही कॉमन सेंस टाइप का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है जो मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं, वो ये है कि मान लो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसके ऊपर राइबोसोम है, किसी रीज़न से, किसी भी रीज़न से अगर ये राइबोसोम एग्जॉस्ट हो जाए, डीजेनरेट हो जाए या यूटिलाइज हो जाए, तो इसके पास मान लो अब राइबोसोम नहीं है, तो क्वेश्चन इज़ कि क्या हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब कह सकते हैं? क्वेश्चन बस इतना है कि पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइबोसोम चला गया, अब क्या वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? आंसर नहीं होगा। आंसर इसलिए नहीं होगा, बस सिंपली ये है कि उसके पर अगर राइबोसोम आ गया तो वो रफ है, अब वो रहे चाहे ना रहे इससे मतलब नहीं है। अब वो नहीं है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक कपल है और अगर उस कपल में एक की डेथ हो जाए तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो अनमैरिड है, वो अनमैरिड नहीं है, अब वो विडो है। तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि नहीं इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नहीं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, ये अभी भी रफ रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो उसके पास राइबोसोम था, तो राइबोसोम के साथ ऑपरेट कर रहा था। तो ये डिफरेंस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और इनका फंक्शंस क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है and some fats। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है ना, जो बॉडी में बन रहा होता है प्रोटीन, हमारा खुद का प्रोटीन, वो यहीं बन रहा होता है। सेल जो होता है वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड, फैट वगैरह का सिंथेसिस कर रहे होते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो राइबोसोम को ऑपरेट करके प्रोटीन बनाते हैं। ये बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब हम बात करेंगे गोल्गी अपरेटस की। गोल्गी अपरेटस।
अभी भी मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्राइमरी फंक्शन था वो था प्रोटीन का सिंथेसिस करना, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम होता है और बहुत कम ये लिपिड सिंथेसिस करता है। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन तो उसने सिंथेसिस कर दिया, प्रोटीन बन गया। यहाँ पर प्रोटीन जब बन गया तो अब इसको पैकिंग करनी होगी, इस प्रोटीन की पैकिंग करनी होगी और प्रॉपरली पैक करके प्रॉपर ऑर्डर में, अभी सेल के बाहर जो कंटेंट है, सेल के बाहर की बात हम कर रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि सेल के बाहर जो कंटेंट है अब इसे प्रोटीन की ज़रूरत है, अब इसे प्रोटीन की ज़रूरत है, तो प्रोटीन को बाहर जाना है। तो प्रोटीन को बाहर ऐसे तो नहीं भेज सकते ना कि ये बन रहा है लेते जाओ, बन रहा है लेते जाओ, नहीं, प्रॉपरली वो सिंथेसाइज होता है, प्रॉपरली उसे पैक किया जाता है एक प्रॉपर ऑर्डर में, फिर उसे एक्सपोर्ट किया जाता है सेल के बाहर। तो ये काम करेगा कौन? गोल्गी अपरेटस। ये काम कौन करेगा? हमारा गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होता है ये इसको पैक करता है। दूसरा क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है। कब कहाँ पर कौन सा प्रोटीन जाना है, कितना जाना है, किस अमाउंट में जाना है और किस ऑर्डर में जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? गोल्गी अपरेटस करेगा। तो गोल्गी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है? और गोल्गी अपरेटस बिल्कुल ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है, पास में ही बिल्कुल रहता है, बिल्कुल यहीं पर ऐसे जुड़ा रहता है इससे। आपके बुक में जो फिगर दिया हुआ है वो ज़्यादा क्लियर है, आप उसे देख लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास उसे जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इसे यहीं से तो प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन को यहाँ से लेगा, यहाँ पे उसको पैक करेगा, सिंथेसाइज करेगा और बाहर को भेज देगा। और कैसे भेजेगा ये वो खुद डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ पे कौन से पार्ट में जाना है प्रोटीन को। तो ये काम कौन करता है? हमारा गोल्गी अपरेटस करता है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। ये बात तो हो गई कि यहाँ से प्रोटीन बन रहा था और प्रोटीन को पैक कर गोल्गी अपरेटस कर रहा था और पैक करके इसे बाहर भेजा था एज पर द रिक्वायरमेंट। लाइसोसोम, अब यहाँ पे जब इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, तो कुछ मैल फंक्शनिंग भी होती होगी सेल्स में। और उस मैल फंक्शनिंग की वजह से कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते होंगे, रॉ मटेरियल या पैक्ड मटेरियल ऐसे होते होंगे जो बेकार हो जाते होंगे। तो उनका काम क्या है? सेल में कुछ भी नहीं है, वो एक वेस्ट की तरह सेल में पड़े रहते होंगे। तो उस वेस्ट को इनगल्फ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इनगल्फ द वेस्ट ऑफ द सेल। सेल में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनकी ज़रूरत सेल को नहीं होती है, या कुछ ऐसे भी तो होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने राइबोसोम की बात की, क्या सारे राइबोसोम्स यूटिलाइज हो जाते होंगे प्रोटीन के लिए? नहीं, सारे राइबोसोम प्रोटीन के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो कुछ राइबोसोम तो यूटिलाइज हो जाते हैं, यूटिलाइज भी होते होंगे, तो क्योंकि ये पूरा प्लाज्मा कंटेंट है, ठीक है। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ वाटर अंदर जाता होगा, कुछ बाहर आता होगा, तो इसकी वजह से कुछ सेल्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ बर्स्ट हो जाते होंगे, कुछ वेस्ट हो जाते होंगे। तो ये वेस्ट सेल में अगर पड़े रहेंगे तो बेकार ही तो है सेल के, और सेल और ज़्यादा मैल फंक्शनिंग करने लगेगा। वेस्ट जितना ज़्यादा सेल में एक्यूमुलेट होगा उतना ही ज़्यादा मैल फंक्शनिंग होगी सेल की। तो इससे अच्छा है कि वेस्ट को सेल में रहने ही ना दिया जाए। तो इस सेल को वेस्ट में ना रहने दिया जाए, तो इसका काम कौन करता है? लाइसोसोम। ऐसे कह लो कि सेल का डस्टबिन होता है। ऐसा बुक में नहीं दिया है, ये सब मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि ये एक डस्टबिन का काम करता है सेल में। जितने भी फालतू चीज़ पड़े रहते हैं सेल में, ये इसको खा जाता है, ले लेता है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मान लो सेल ही ये डैमेज हो गया। अभी तक तो ये सेल के अंदर की बात हो रही थी कि अंदर जो सेल के वेस्ट है, इस वेस्ट को ये सेल जो लाइसोसोम है, ऑर्गेनेली लाइसोसोम, इसको इनगल्फ कर ले रहा है। अब ये मान लो कि सेल को डैमेज हो गया, सेल को जब डैमेज हो गया तो ये पूरा का पूरा सेल डैमेज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करता है, लाइसोसोम खुद बर्स्ट हो जाता है, लाइबोसोम खुद ही फूट जाता है। जो लाइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना यहाँ पर ऐसे, ये लाइबोसोम खुद ही फट जाता है। और फट कर क्या करता है, ये अपने ही सेल के कंटेंट को खा जाता है। खाता कैसे है, जब ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा तो इसके अंदर भी कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ का जो सेल का कंटेंट था इस सबको डाइजेस्ट कर लेता है, ये सबको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है और खुद ही गायब हो जाता है। और इसी वजह से यही रीज़न है कि लाइसोसोम को
क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुसाइडल बैग क्या होता है, सेल में सुसाइडल बैग किसे कहते हैं। ये कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग क्या होता है? लाइसोसोम होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही सेल को खा जा रहा है, वो बर्स्ट करता है और खुद ही अपने सेल को खा जाता है, तो इसलिए इसे कहते हैं सुसाइडल बैग। तो ये लाइसोसोम। दूसरा आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में तो अक्सर आपने पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनेली है। कैसे? जितने भी रेस्पिरेटरी प्रोसेस हो रहे होते हैं सेल में, जो मैंने पिछली क्लास में आया, आप जब पिछली क्लास में क्या आप हाई क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ोगे, तो उस रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस होता है जो प्रॉपरली सेलुलर, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से बना होता है, ऐसे करके होता है। ये इसके डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, और अंदर मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स में रेस्पिरेशन हो रहा होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है। और इस रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया कुछ रिएक्शन कर एटीपी जनरेट करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी है। एनर्जी, जैसे हमारे पास अगर पैसा हो तो हम क्या कहते हैं कि मेरे पास इतना रुपया है, तो ऐसी अगर किसी के पास एनर्जी होगी तो उस एनर्जी को कैसे डिफाइन करेगा कि मेरे पास इतनी एटीपी एनर्जी है। तो प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी जनरेट करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? उसके पास ऑक्सीजन जब आ रहा होता है तो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कुछ रिएक्शन करता है, और उस रिएक्शन में वो प्रोडक्ट जो देता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, जो सेल एनर्जी की तरह यूज़ करता है। अब यहाँ पे राइबोसोम है, इस राइबोसोम को प्रोटीन बनाना था, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, तो ये एनर्जी कहाँ से लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा, क्योंकि यही तो एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकेंड थिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटीरियल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस के पास तो अपना जेनेटिक मटीरियल होता ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप दिस क्वेश्चन, इट हैव इट्स ओन जेनेटिक मटीरियल। That is why it is called as autonomous. Autonomous ये टर्म याद करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, न्यूक्लियस लिख कर आते हैं, तो न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस से बात तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि उसके पास तो जेनेटिक मटेरियल है ही, अभी भी मैंने बताया। बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसे मत भूलना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन था, क्या था? एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी जनरेट करना। बात हो रही है प्लास्टिड की। प्लास्टिड्स दे आर ऑल्सो फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। अभी सेल वॉल की जब मैंने पिछली क्लास में बात की थी तो वो भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता था। एंड सेकेंड इज दिस ऑर्गेनेली विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में ये नहीं होता है। और इस प्लास्टिड का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इनका क्या काम होता है? स्टोरेज का काम होता है। और स्टोरेज भी ऐसा नहीं जो प्रोडक्ट की स्टोरेज हो, वो रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आप जब आगे जाओगे तो आप फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस पढ़ोगे, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल स्टोर कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और इस क्लोरोफिल की वजह से जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट होता है इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो प्लांट में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्लोरोप्लास्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये ग्रीन होगा। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट को ग्रीन कलर देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। क्रोमोसोम
कलरफुल प्लास्टिड, इट इज़ कलरफुल प्लास्टिड। ये सारे वो हैं जो फूड को सिंथेसाइज करने पे हेल्प कर रहे होते हैं, या फूड को सिंथेसाइज करने में ऐसा थोड़ी सिर्फ क्लोरोफिल का काम हो रहा होता है, नहीं, बहुत सारी फंक्शंस होते हैं प्लांट के, बहुत सारे। जब आप उनका एनाटॉमी पढ़ोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो वर्क करते हैं फूड को सिंथेसाइज करने में। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें हमेशा याद रहता है क्लोरोफिल की ज़रूरत है, लेकिन इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। हम जितने भी फ्रूट्स देखते हैं, कलरफुल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कैरेट हो गया, टोमेटो हो गया, ये सारे क्या है, बहुत ही कलरफुल होते हैं। ब्रिंजल हो गया, तो ये सब कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट गिव्स द कलर टू द प्लांट। उनके जो प्लांट्स के फ्लावर होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, उनको कलर देता है क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट फिर क्या करता है? ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। करता क्या है? ये स्टोरेज का काम करता है। ये कभी प्रोटीन को स्टोर करके रखता है प्लांट में, कभी स्टार्च को प्रोटीन करता है, कभी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। तो क्या स्टोर करता है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप लोगों को जो याद करके रखना है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है जो स्टोरेज का काम करता है। जैसे आप स्वीट पोटैटो ले लो, तो स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला प्लास्ट कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट है। तो ये है हमारा प्लास्टिड जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। लास्ट जो हमारा ऑर्गेनेली होता है वो होता है वैक्यूल। वैक्यूल का जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है, प्रिंसिपल फंक्शन वो होता है फूड स्टोरेज का, वो होता है फूड स्टोरेज का। वैक्यूल्स प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। कुछ एनिमल्स में या कुछ ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू देयर नीड कुछ में वैक्यूल्स होते भी नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंड और लार्ज साइज में कौन होता है? प्लांट में होता है। डिफरेंस बस इतना याद रखना कि प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है, प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल के पास स्मॉल वैक्यूल होता है। पता है क्यों? क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो चीज़ कोई खुद सिंथेसाइज कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा करता ही रहेगा, तो उसे स्टोर करने की ज़रूरत है। तो जब स्टोर करने की ज़रूरत है तो उसके पास लार्ज वैक्यूल होगा। एनिमल सेल क्या करता है? एनिमल सेल तो खुद खाना बना नहीं रहा है, एनिमल सेल तो डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट, तो उसे बहुत ज़्यादा बड़े वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टोर की ज़रूरत नहीं है। नहीं होगा उसके पास, फिर से प्लांट से ले लेगा, उसे फूड ही तो चाहिए तो प्लांट से वापस से ले लेगा। तो इसलिए इसके पास स्मॉल वैक्यूल होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें अक्सर मतलब हमेशा जब भी उन्हें नीड होगी या रिक्वायरमेंट होगी तुरंत वो किसी और से ले लेंगे, हमेशा उनके पास रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास वो चीज़ पड़ी रहती है, तो उनके पास वैक्यूल होता ही नहीं है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसे आप हाई क्लास से पढ़ोगे। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि वैक्यूल फूड स्टोरेज का काम करता है, और एनिमल में इनका वैक्यूल बहुत छोटा होता है और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर आपका टिश्यू है, वो कंपोजिशन ऑफ सेल होता है। तो ये कंपोजिशन ऑफ सेल कैसे वर्क करता है ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।